एक बार धोखा खा सकता हूँ, दोबारा नहीं। पहचाना मुझे? तुम टेढ़ा हो, तुम टेढ़ा हो। अरे अरे, रुको 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 रुको। तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है योगी क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ आप स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, मैं जब इस क्लास में एंटर हुआ तो आपने कुछ नोटिस किया? तो मैं जैसे क्या करता हुआ आ रहा था, इस मार्कर को उछालते हुए आ रहा था। तो यानी कि ये जो हमारा मार्कर है ऊपर की तरफ उछलता है, और ऊपर की तरफ हम कोई भी ऑब्जेक्ट फेंकते हैं या उछालते हैं तो वो नीचे की तरफ आता है। किस वजह से? ड्यू टू अट्रैक्शन। कौन अट्रैक्ट कर रहा है? अर्थ। यस। तो जो ये अट्रैक्शन है ना, इसी को हम क्या कहते देते हैं? ग्रेविटेशन। यस बच्चों, आज हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशन, जो कि 9th क्लास का एक टॉपिक है। इसके बारे में हम जानेंगे। तो बच्चों, जो कुछ भी अपनी तरफ कोई भी बॉडी यानी कि मास बॉडी कोई दूसरी मास बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी अट्रैक्शन को हम कह देते हैं ग्रेविटेशन। यस बच्चों। तो जो सन है, मून है, किस वजह से वो मून क्यों सर अर्थ के अराउंड जो है रेवोल्यूशन कर रहा है? यस, वो कर रहा है ग्रेविटेशन के कारण। ठीक है। यहाँ हम देखते हैं कि वही ऑब्जेक्ट ऊपर भेज रहे हैं, तो ये जो प्लेनेट जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ये किस वजह से है? ये ग्रेविटेशन की वजह से। तो यहाँ मैंने सारी डिटेल लिख के दी है पहले से ही, ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा। तो एवरी मास बॉडी अट्रैक्ट्स टू अनदर मास बॉडी, दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। ठीक है बच्चों। तो यहाँ सारी बॉडी जो होती है वो मास बॉडी वो एक अनदर मास बॉडी को क्या करती है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और इसी अट्रैक्शन फोर्स को क्या कहते हैं हम? ग्रेविटेशन फोर्स। इसी तरह से जो सेलेस्टियल बॉडीज है हमारी, यानी कि आकाश के अंदर, यानी कि हमारे स्काई के अंदर जो कुछ भी इधर उधर घूम रहा है, सन है, मून है, वो सेलेस्टियल बॉडीज किसके थ्रू इधर उधर एक दूसरे के अराउंड रेवोल्यूशन कर रहे हैं? यस, अट्रैक्शन के कारण। यही हमारा अट्रैक्शन क्या कहला रहा है? ग्रेविटेशन। चलिए ग्रेविटेशन को अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है। मैं यहाँ से इसको रब कर देता हूँ। चलिए करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ उछालते हैं तो वो नीचे अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। इसी तरह से अर्थ क्या करती है? मून को अट्रैक्ट करती है। तो इस सब थ्योरीज को लेकर के एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था सर आइजैक न्यूटन। तो ये आइजैक न्यूटन थे, ये बच्चों इंग्लैंड के रहने वाले थे, और इनकी फैमिली जो है बहुत गरीब थी। तो गरीब फैमिली में क्या करते हैं अक्सर? खेती वगैरह करते हैं, फार्मिंग करते हैं। तो फार्मिंग उनको आती नहीं थी इतनी ज्यादा। तो उनकी फार्मिंग में इंटरेस्ट ना होने की वजह से उनकी फैमिली ने उनको क्या करने भेज दिया? पढ़ने के लिए भेज दिया। तो वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गए, और वहां पर 1661 से लेकर के 1665 तक उन्होंने क्या किया? अपनी स्टडी कंप्लीट की, वहां पर ग्रेजुएशन की। तो वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तो पेड़ के नीचे बैठे हुए तो एक ऑब्जेक्ट आकर उनके ऊपर गिरा, उनके सर के ऊपर गिरा। तो उनकी दिमाग की बत्ती चली कि ये ऑब्जेक्ट वहीं क्यों नहीं रह गया, वापस नीचे क्यों आया, या फिर ऊपर क्यों नहीं गया? तो उन्होंने पाया कि कोई भी मास बॉडी दूसरी मास बॉडी को अट्रैक्ट करती है। तो ये उसका रिवर्स भी उन्होंने सोचा, क्या ये एप्पल भी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा हुआ? यस। बट वो मास ज्यादा होने की वजह से, या फिर हम कह सकते हैं कि हम उस अर्थ का इतना मूवमेंट हम देख नहीं पाते, क्योंकि वो बहुत बड़ी अर्थ होती है, और अर्थ बड़ी होने की वजह से वो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करती है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ना कि दूसरी तरफ। यस बच्चों, हम आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं? अट्रैक्ट होते हैं, बट वो अट्रैक्शन फोर्स या फिर वो ग्रेविटेशन फोर्स इतना नहीं होता है कि हम एक दूसरे के पास में अट्रैक्ट हो सके। तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स इज अ वीक फोर्स। कैसा होता है बच्चों? ये होता है हमारा वीक फोर्स होता है। ठीक है। तो और किन किन के बीच में लगता है? ये दो मास बॉडीज के बीच में लगता है। ये सर आइजैक न्यूटन भी कहते हैं। तो क्या कहा सर आइजैक न्यूटन ने? न्यूटन ने कहा, ठीक है, सर न्यूटन की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू
इन्होंने कहा कि एवरी मास बॉडी, यस, मास बॉडी कहना जरूरी है बेटा, जिनके पास मास होता है, यस, मास, क्या लिख रहा हूं, मास बॉडी attracts another mass body, ओके। और वो एक मास बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट किस वजह से करती है, एक फिक्स्ड फोर्स की वजह से। एक फिक्स्ड फोर्स जो है उनके बीच में लग रहा होता है। तो क्या है यहाँ पर कि कोई भी अनदर मास बॉडी है अट्रैक्ट होती है ड्यू टू फिक्स्ड फोर्स, ठीक है। और इसी फोर्स को हम क्या कह देते हैं बच्चों, एंड दिस फोर्स, इसी फोर्स को उन्होंने क्या कहा, कॉल, क्या कहलाया, ग्रेविटेशनल फोर्स, यस बच्चों, ठीक है। अब जो बच्चों यहां पर न्यूटन सर ने क्या कहा कि कोई भी दो मास बॉडीज है वो एक दूसरे पर जो अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, वो जो फिक्स्ड फोर्स होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है बच्चों, वो किन किन के बीच में लगता है, दो मास बॉडीज के। देखो अगर मास बॉडीज ज्यादा है, ठीक है, ये कैसा था मैंने पहले ही मेंशन कर दिया यहाँ पर, यहाँ पर एक पॉइंट डाल करके लिखना, ग्रेविटेशन फोर्स इज वीक फोर्स। ये वीक फोर्स होता है, यानी कि अगर कहा जाए कि अगर कोई बॉडी का मास कम है तो वहां पर जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा बच्चों, वो कम होगा, यानी कि वीक होगा, ठीक है। और अगर कोई बॉडी मास ज्यादा है तो वहां पर जो उन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो भी क्या होगा, ज्यादा। तो यहाँ मैं इस बात को यहाँ पर यहाँ नोट करेंगे। मैं जरा इसको हटा देता हूँ यहाँ से। तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया कि if the mass of objects is less, then the gravitation force between them is also be much less, यानी कि अगर उनके बीच का जो मास है वो लेस होगा तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो भी कैसा होगा, मच लेस होगा, ज्यादा लेस होगा। अगर उनके बीच का जो मास है वो अगर ज्यादा हो जाता है, हाई हो जाता है, देन द ग्रेविटेशन फोर्स विल बी ऑल्सो हाई। तो बच्चों इसका मेन मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास बॉडी का अगर मास ज्यादा है तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, उनके बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो कैसा होगा बच्चों, वो भी ज्यादा होगा। अगर उनके मास जो है कम है, ठीक है, मास अगर कम है, मैं एम से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ यहाँ मास को, तो उनके बीच का जो लगने वाला ग्रेविटेशन है वो कैसा होगा बच्चों, यस, उन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स है वो क्या होगा, कम होगा। यानी मास कम तो ग्रेविटेशन फोर्स कम, मास ज्यादा तो ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी ऑल्सो हाई, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है, सर आइजैक न्यूटन ने क्या किया कि इसी जो ये मास बॉडी का कंसेप्ट पर उन्होंने क्या दिया, एक लॉ दिया, और उसी लॉ को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो बच्चों यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ क्या होता है उसको हम जानेंगे। बार बार मैं ये डस्टर लेने को हटाने को ही मैं यही क्लियर कर देता हूँ, बार बार हटा दूंगा, ठीक है, रब कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और ये टाइम से बचने के लिए मैं क्या इसको स्किप कर देता है या फिर क्लिप को हटा देता है यहाँ। चलो इस बार देख लेंगे, टाइम ज्यादा लगता है। तो बच्चों सारी स्टडी करने के बाद में ये ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में, तो बच्चों ये जो सर आइजैक न्यूटन थे इन्होंने क्या किया, एक लॉ दिया जिसका ही नाम उन्होंने क्या रखा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो उन्होंने क्या किया, सर आइजैक न्यूटन ने किया, ठीक है, बाय ऑल द स्टडी
ऑफ ग्रेविटेशन, किसके बारे में की उन्होंने स्टडी? ग्रेविटेशन के बारे में। तो किसने दिया हमको ये? न्यूटन ने। न्यूटन गेव अ लॉ विच इज कॉल्ड, क्या कहलाया बच्चों? यस, यूनिवर्सल। यस, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो क्या किया उन्होंने? डीप स्टडी की और इस ग्रेविटेशन के बारे में उन्होंने एक लॉ बना दिया जिसका नाम कह देते हैं हम ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, यहां इसको जानने के बाद में हम जानेंगे कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है बच्चों। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो दिया था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? तो बच्चों आप जानते हो कि दो मास बॉडीज अगर एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगाती है, ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनके प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ द सेंटर ऑफ दीज टू बॉडीज। ठीक है, अब इसको क्या है मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप इसको नोट कर लेना। अब क्या करते हैं, हम जानते हैं कि ये प्रोडक्ट ऑफ मासेस क्या आता है। ठीक है, इसको मैं रब करके आगे बढ़ता हूँ यहाँ पर। तो जो बच्चों हमने अभी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में अभी कहा, इसको हम समझते हैं चलिए क्या होता है। कि हमने कहा कि ये क्या है, दो मास बॉडीज के बीच में लगने वाला प्रोडक्ट, मास का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये मैंने कोई बॉडी बनाया यहाँ पर और ये अनदर बॉडी है। ठीक है, ये कोई ए बॉडी है, ये बी है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, इनका सेंटर ले लिया। ठीक है बच्चों, अब ये सेंटर के बीच में मैंने क्या किया, इनकी दोनों को सेंटर से जोड़ दिया, सेंटर को सेंटर के अलाउंग जोड़ दिया। ये इसकी तरफ डायरेक्शन वो अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, ये इस तरफ लगा रहा है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, इस लाइन जॉइनिंग के अलाउंग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ मैंने इस फोर्स को क्या कहा है? ठीक है, एफ क्या है हमारा, यहाँ पर मैं एफ को डिनोट कर रहा हूँ फोर्स से। ठीक है, अब क्या किया, ये फोर्स लगा रहे एक दूसरे पर, तो यहाँ इसका कुछ मास होगा जिसको मैंने कैपिटल एम नेम दे दिया है, यहाँ इसका कुछ मास होगा, इसको मैंने स्मॉल नेम एम नेम दे दिया। ठीक है, ये कैपिटल मास का है और ये स्मॉल एम मास का। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों, इस डिस्टेंस को मैं क्या बोल रहा हूँ, डिस्टेंस आर। ठीक है, अब बच्चों हम जानते हैं, तो मैंने सारी चीजें जो लिखी है मैं बता एक बार यहाँ मेंशन कर देता हूँ। कैपिटल मास क्या है हमारा, मास ऑफ अ बॉडी या फिर मास ऑफ ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। ठीक है, बहुत बॉडी बॉडी बोल दिया, मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए। ठीक है, और यहाँ स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट कौन सा, बी। ठीक है, स्मॉल एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी है। एंड डिस्टेंस आर क्या है हमारा, डिस्टेंस, डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, ये बात समझ में आई तो आगे की बातें कंटिन्यू करते हैं हम। तो हमने क्या कहा था बच्चों भी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, कि हमने कहा था कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? वो बच्चों होता है हमारे इन दो ऑब्जेक्ट्स के मास के प्रोडक्ट के। ठीक है, मास के ऊपर ही पूरा सारा कुछ ये गेम चल रहा है। तो मास कैपिटल एम एंड प्रोडक्ट किससे साथ में होगा, स्मॉल एम के साथ में। तो इसके साथ में हमने एक और बात कही थी कि फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो किसके, इस डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, अब हम इनको कंबाइंड वे में अगर लिखते हैं, इनको एक साथ कैलकुलेट करने के बाद में हमारा रिजल्ट आता है एफ इज इक्वल टू एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर मैं इन दोनों को एक साथ लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है। तो बच्चों यहाँ पर ये निकलने के बाद में हम देखते हैं प्रोपोर्शनैलिटी, जब हम यहाँ से हटाते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर निकल के आती है, जो कि हमारा निकलता है जी। यस,
तो बच्चों ये जो जी आता है ना, यही हमारा कहलाता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो ये हमारा जी क्या है बच्चों, मैं जी को भी यहाँ पर डिनोट कर देता हूँ। जी क्या है बच्चों हमारा, ये है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, ये कांस्टेंट वैल्यू आती है, ठीक है। इसका कुछ वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है बच्चों 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है, ये जी की वैल्यू आती है, ठीक है। और इसकी अगर यूनिट निकाले तो यूनिट आती है हमारी बच्चों, इसको न्यूटन इंटू मीटर, और मीटर को ऐसा स्क्वायर में, और ये होता है केजी में, मल्टीपल में केजी के, और वो भी माइनस, इसकी पावर होती है -2, या मैं इसको यहां लिख देता हूं, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू केजी इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, ये इसके इक्वल आता है। चलिए बच्चों, इस सबको हम आप उतार लो, मैं इसको यहां से रब कर देता हूं, फिर आगे की चीज देख समझते हैं क्या होता है। तो बच्चों हमने अभी जो लिखा, हमने क्या लिखा था यहाँ पे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कैपिटल एम इंटू एम, इसका मतलब, एंड यहाँ पे एक और मैंने लिखा था, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल था डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो मतलब वो क्या कह रहा था कि दो बॉडीज हैं और उनका मास कैपिटल एम और स्मॉल एम है, और उनके बीच की डिस्टेंस आर है। तो यहाँ हम देख रहे थे कि दो मास बॉडीज क्या करती हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, एक बॉडी दूसरे पर क्या लगाती है, अट्रैक्शन फोर्स लगाती है, इसी को हमने क्या कहा था, ग्रेविटेशन फोर्स। तो ये इक्वल हुआ था इन दोनों के प्रोडक्ट के, ठीक है, हमेशा इनके प्रोडक्ट के। और मास इनका समझो कि मास जो है इन दोनों बॉडीज का ज्यादा होता है, जो हमारी सेलेस्टियल बॉडीज होती है, जैसे कि हमारी अर्थ है, मून है, सन है, ये बहुत बहुत बड़ी बॉडीज है। तो इन दोनों के, इन सब के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो भी कैसा होगा, हाई होगा। हम और आप है वो बॉडीज जो है इनके कंपैरिजन में बहुत ही नेग्लिजिबल है ही नहीं, समझो ये एक बात कहूँ तो जो ये फोर्स, हम मैंने ये भी कहा था, ये क्या होती है, वीक फोर्सेस होती है। तो हमारे बीच में ये बहुत ही माइनर सा होता है, जैसे हम बहुत ही लेस कह सकते हैं, नेग्लिजिबल भी कह सकते हैं। तो क्या होता है, मास ज्यादा तो फोर्स ज्यादा होता है, अगर मास कम होगा तो फोर्स भी क्या होगा, कम। इसका मतलब क्या है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब है मास ज्यादा तो फोर्स भी ज्यादा, और मास कम तो फोर्स भी कम। अब यहाँ एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या हम कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के, या डायरेक्ट कहें तो 1/r² के। 1/r² कहने का मतलब है, ये वैल्यू अगर जैसे बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली ये कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली कम होगी, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस बढ़ी है तो फोर्स भी क्या होगा, कम होगा। और डिस्टेंस अगर ये पास पास ज्यादा आ जाएंगी तो एक साथ एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगी, तो ये एक साथ चिपकेंगी, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, फोर्स ज्यादा हो जाएगा। तो डिस्टेंस अगर क्या होगी हमारी, आर अगर ज्यादा होगी तो फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा। अगर डिस्टेंस, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो फोर्स कम होगी, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगी, डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स ज्यादा होगा। तो इसको हम कह सकते हैं ऐसे, ठीक है, ये बात हो गई। तो ये हमारा क्या निकल के आया था, एफ इज इक्वल टू जी m1, सॉरी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम आर स्क्वायर, ठीक है। जहां मैंने कहा था जी की वैल्यू क्या आती है हमारी, जी हमारा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू थी 6.67 इंटू 10⁻11। तो बच्चों अब हमने कहा था इसकी जो वैल्यू आती है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर के जी इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। ये कैसे आया, ठीक है, ये वैल्यू कैसे आई, कि वैल्यू आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या पता करना है कि अगर जी पता करना है, ठीक है, जी पता करना है तो ये सब कुछ इधर भेजना पड़ेगा, इधर भेजना पड़ेगा। तो जी की वैल्यू पता करना है तो ये आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा इस एफ से, एफ क्या होता है, फोर्स, और इनका मल्टीप्लाई आर, आर से आर स्क्वायर से हो जाएगा। और यहाँ ये मास कहाँ चला जाएगा, डाउन में, तो एम इंटू एम। अब इन सबको हमें किसमें कन्वर्ट करते हैं, कर लेता हूं बच्चों इनकी यूनिट्स में। तो फोर्स को हमें पता है कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, ठीक है, और इसकी यूनिट न्यूटन होती है, और डिस्टेंस जो हमारा आता है वो किलोमीटर्स में आता है।
तो किलोमीटर्स में आता है या मीटर्स में हम मेजर करते हैं तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, किलोमीटर्स ले लेते तो किलोमीटर्स में का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये अपॉन में क्या है, मास है हमारा, और मास में क्या है, दोनों केजीज में आएंगे। तो केजीज केजीज का अगर मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये केजीज स्क्वायर हो जाएगा, और केजीज नीचे से जब स्क्वायर वैल्यू होती है ऊपर आने के बाद में क्या हो जाती है, इनवर्स में बदल जाती है, केजी इंटू मीटर स्क्वायर, केजी इनवर्स स्क्वायर, ये वैल्यू इस तरह से आती है। यानी कि हम अगर कहें कि द एसआई यूनिट ऑफ कैपिटल जी इज, क्या होती है ये, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू केजी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये बात आ गई क्लियर, समझ में आपको। तो ये हमारा क्या आया, वैल्यू निकल के आई किसकी, ये जी की वैल्यू हमारी क्या आई थी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये मैंने यहाँ लिख दिया है, ये आप नोट कर लेना इस चीज को। तो ये हो गया, इसकी यूनिट होगी ऐसा यूनिट। और एफ हमारा फोर्स कैसी है क्वांटिटी है, फोर्स हमारी ये होती है वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, तो इसके बाद में हम अब अगला टॉपिक है हमारा केपलर लॉ, जिसको हम अगली नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इसको दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।